हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे ज्योग्राफी की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने प्लेलिस्ट में जीके विथ एक्सप्लेनेशन से प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें ज्योग्राफी के सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा है। उड़ीसा भारत का आधे से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। उड़ीसा की बात हम कर लेते हैं तो उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। उड़ीसा के उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उड़ीसा का यदि आपसे पूछ ले कि प्राचीन नाम क्या था, कलिंग था। ये वही कलिंग है जिस पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था और युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यथित होकर अंततः बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। आधुनिक उड़ीसा की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1956 को आधुनिक उड़ीसा की स्थापना की गई थी, जहां के अधिकांश नागरिक उड़िया भाषी थे। इसी कारण है कि 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल। और राजधानी की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। अगला सवाल, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के द्वारा किया जाता है। भारत की बात कर लेते हैं तो भारत ऊन उद्योग का विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऊन उद्योग है। यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का कितना हिस्सा उत्पादित किया जाता है? 1.8% हिस्सा यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा है। दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश
और हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी? 70% थी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। राजधानी की बात कर लेते हैं तो राजधानी जयपुर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी और क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो राज्य भारत के सबसे बड़ा कोयला उत्पादक हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड और छत्तीसगढ़। भारत में यदि आपसे पूछ ले कोयला खनन की शुरुआत कब हुई थी? 1774 में हुई थी। भारत में कोयले का विश्व में 5वां सबसे बड़ा भंडार है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा। कोयला उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कितने नंबर पर है? 4थे नंबर पर आता है। हमारा चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा में सबसे अंत में मिलती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो गंगा में सबसे अंत में मिलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे पवित्र नदी है और यह किन देशों में बहती है? भारत और बांग्लादेश में बहती है और कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह उत्तराखंड में हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा दो नदियों के संगम से बना है। यदि आपसे पूछ ले कौन कौन? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है और यह नदी किरात नाम से जानी जाती है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और यहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा दो नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा, और ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं और वहीं से ये गंगा बन जाती हैं। ठीक है। भागीरथी में और भी नदियाँ मिलती हैं। सबसे पहली नदी धौली गंगा है जो विष्णु प्रयाग में मिलती है। दूसरी नदी नंदाकिनी है जो नंद प्रयाग में मिलती है। तीसरी नदी पिंडार नदी है जो कर्ण प्रयाग में मिलती है। चौथी नदी मंदाकिनी है जो रुद्र प्रयाग में मिलती है और सबसे अंत में भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? देवप्रयाग मिलती है। देवप्रयाग में मिलने वाली नदी अलकनंदा है। और इन पांचों नदियों को पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं अगला सवाल। उन्नीस में शुरू की गई सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? 1969 में शुरू की गई सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली से हावड़ा। पहली राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। कितना किलोमीटर? 1445 किलोमीटर। और इसे तय करने में कितना समय लगा था? 17 घंटे और 20 मिनट। नेक्स्ट सवाल। हमारा छठा सवाल है कि कनिक्कर और यूरवा जनजातियां भारत के किस हिस्से में पाई जाती हैं? कनिक्कर और यूरवा जनजातियां भारत के किस हिस्से में पाई जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारत में पाई जाती है। कनिक्कर जातियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती हैं? केरल में पाई जाती हैं
और यूरवा जनजातियाँ तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, भारत के अधिकांश क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ दुर्लभ होते हैं, लेकिन किस क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ आम है? सही आंसर हो जाएगा ओडिशा और सुंदरबन में कि खारे पानी में मगरमच्छ आम है। भारत में खारे पानी के मगरमच्छ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। भारत में इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? लगभग 300 है। नेक्स्ट सवाल, हमारा अगला सवाल है, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? वह कौन सी जनजाति है जिसकी संख्या भारत में सबसे अधिक है? सही आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति की संख्या भारत में सबसे अधिक है। गोंड जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन अगले सवाल में बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 9वां सवाल है, भारत की किस चट्टान को खनिजों का भंडार कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल है, बार बार पूछा जाने वाला। तो आंसर कीजिए, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारवाड़ श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। धारवाड़ श्रृंखला की रचना यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी? लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी और इस श्रृंखला में लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, लेड और सोना इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंपीरियल मेट्रियोलॉजिकल रिपोर्टर की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 1875 में बदल दिया गया और बदलकर भारतीय मौसम विभाग कर दिया गया? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। यदि आपसे पूछ ले कि यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? भूविज्ञानिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 11वां सवाल है, नीसी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? नीसी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली अन्य जनजातियां कौन कौन हैं? निशी, आपातानी, तागिन, तागशा, शिंगपो, मोनपा, अक्का, शेरदुकपेन, मिसमी, खामपति और वांचो। अरुणाचल प्रदेश यहाँ आया है तो अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तरी पूर्वीय राज्य है। पहले यह केंद्र शासित प्रदेश था और केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 21 जनवरी 1972 को, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दे दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है और यह सबसे बड़ा शहर भी है। यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? बीडी मिश्रा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो बीजेपी से हैं। विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी
में है, ईटानगर बेंच के नाम से है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा दक्षिण में असम से, दक्षिण पूर्व में नागालैंड से, पूर्व में वर्मा से और पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। आप चित्र में देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तेल उत्पादक देश से भारत अपनी आवश्यकता का 20 से 25% हिस्सा प्राप्त करता है? सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? नाइजीरिया से प्राप्त करता है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और विश्व का 6ठा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। और यहाँ प्रति वर्ष कितना कच्चा तेल उत्पादित होता है? 2.5 मिलियन बैरल। और एक बैरल में कितना लीटर होता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? सही आंसर हो जाएगा 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। वे 16 राज्य कौन कौन हैं? यहाँ पर नाम दिए गए हैं। चूँकि पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 17 राज्य लगते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 16 हो गई है। ठीक है। 16 राज्यों के नाम यहाँ दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? चिकमंगलूर जिले में स्थित है। वर्ष 2006 में पर्यावरण सुरक्षा के लिए यहाँ पर खनन गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। कर्नाटक यहाँ पर आया है तो कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसका गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इससे पहले यह किस नाम से जाना जाता था? मैसूर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका पुनर्नामकरण किया गया और कर्नाटक रख दिया गया। यहाँ मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? बसवराज बोम्मई। गवर्नर थावरचंद गहलोत। राजधानी बेंगलुरु है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा द्विसदनात्मक है। यहाँ विधान परिषद की सीटों की संख्या 75, विधानसभा 225, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 और लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट किस स्थान पर मिलते हैं? इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ या सह्याद्री पहाड़ियाँ? पूर्वी तथा पश्चिम घाट किस स्थान पर मिलते हैं? सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई समुद्र जल से कितनी है? 2637 मीटर है। आप चित्र में देख सकते हैं। पूर्वी भाग पूर्वी घाट और पश्चिम की तरफ पश्चिम घाट, और दोनों कहाँ मिलती हैं? नीलगिरी पर्वत पर मिलती हैं। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? गुरु शिखर है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि K2 किसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। देख लेते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को
बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? बंटवारे का पुत्र किस बंदरगाह को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1950 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि एक बार से सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपके सेशन को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार से कहाँ से निकलती है? चंदवा से निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और इसी दामोदर नदी पर डीवीसी का निर्माण कर दिया गया है। कब किया गया है? 1948 में कर दिया गया है, जो भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल क्या कहता है? सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यदि आपसे पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में अवस्थित है? सिरमौर ज़िले में अवस्थित है। किस घाटी में अवस्थित है? पांवटा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट सवाल जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में कहाँ पर स्थित है? सोनमर्ग के समीप स्थित है और यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ती है। भारत में मुख्य दर्रे की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, फिर पांजल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिपकिल्ला और बाड़ालाचा। उत्तराखंड में नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिल्ला दर्रा, यांग याप दर्रा, दीफू दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला। ये सभी प्रमुख दर्रे हैं और ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं। भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन कौन हैं? भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। भारत के संयुक्त राष्ट्र के सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 अधिनियम के अनुसार अफीम का उत्पादन सिर्फ चिकित्सा उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 21वां सवाल है बाबा बूदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इस तरह का सवाल परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, तो इस तरह के सवाल आप परीक्षा में जरूर करके जाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? सही आंसर हो जाएगा असम से नहीं लगती है। भारत और म्यांमार के बीच कितना किलोमीटर की सीमा लगती है? 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर और मिजोरम म्यांमार से सीमा बनाती है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सीमा समुद्री सीमा लगती है। म्यांमार से इसकी समुद्री सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया भारत से बड़ा नहीं है। भारत से 6 बड़े देश हैं, कौन कौन? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 7वां नंबर भारत का आता है। हम देख लेते हैं भारत से 6 बड़े देश कौन कौन हैं। तो सबसे पहले रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसके बाद चीन का स्थान आता है, ब्राज़ील, 6ठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का आता है और 8वां स्थान अर्जेंटीना का आता है। ठीक है, 9वें नंबर पर कजाकिस्तान है और 10वें पर सूडान है। ठीक है, सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। 24वां सवाल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा 60% हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। थार मरुस्थल विश्व के 10 सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। 25वां सवाल है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? पार्वती नदी के किनारे स्थित है। और गर्म जल का स्रोत रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है। किस रोग के उपचार के लिए? चर्म रोगों के उपचार के लिए। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे रोज़ आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।